तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 का फोर्स ऑलरेडी हम लोग जो है 2 टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं और आज हमें क्या देखना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन क्या होता है? तो फ्रिक्शन इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले whenever a body moves over a surface। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, एक तरह का फोर्स है ना। और ये फोर्स तब होती है जब कोई एक सरफेस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करे, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होकर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन इज़ अ सर्टेन टाइप ऑफ फोर्स that comes into play whenever a body moves over a surface। जब एक बॉडी किसी सरफेस पर मूव करती है तो उससे एक तरह का फोर्स होता है और उस फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस, किसी दो ऑब्जेक्ट का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उससे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे बात होती है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसका डायरेक्शन क्या होता है। तो जिस तरफ मोशन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जिस तरफ मूव कर रहा है, तो उसके डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। सपोज दैट कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ईस्ट के साइड मूव कर रहा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो ठीक अपोजिट यानी कि वेस्ट के डायरेक्शन में होगा। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी मच एविडेंट इन आवर एवरीडे लाइफ। तो ऐसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे बहुत सारे एविडेंट आपको मिल जाएंगे जो हमारे दैनिक जीवन में होता है। When we roll a ball, अगर आप एक बॉल को रोल करते हैं, मतलब उसको थोड़ा मूव करवाते हैं ऑन द फ्लोर पर, है ना। अपने रूम के फ्लोर ले लो या फिर ग्राउंड ले लो, तो वहाँ पे अगर आपका बॉल आप उसको मूव करवाते हैं तो कुछ दूर जाने के बाद ये हॉल्ट कर जाता है, मतलब रुक जाता है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे कारण क्या है? तो इट इज़ ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण होता है, क्योंकि आप जिस तरफ से फोर्स लगाएं तो ऑब्जेक्ट में क्या होगी, जब उसमें आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी और उस वजह से उसमें मोशन होगा। लेकिन जैसे जैसे ये ज़मीन से होते हुए कांटेक्ट में आते हुए जब जैसे जैसे मूव करेगा, आगे जाते जाएगा, वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोज कर रहा है, उसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। क्योंकि एट द स्टार्ट टाइम वेलोसिटी बहुत अधिक होती है, उस वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज होती जाती है, यानी कि उसका जो अपोज करने वाला फोर्स होता है वो धीरे धीरे फोर्स ऐसे लगाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर दी जाती है। एंड आफ्टर सम डिस्टेंस इट विल स्टॉप, हॉल्ट, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ही हो जाएगी 0, तो फिर वो बॉल मूव करना बंद कर देगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, फ्रिक्शन एग्जिस्ट whenever any two objects are in contact with each other and one object move over the surface of the अदर ऑब्जेक्ट। ये फ्रिक्शन एग्जिस्ट तब करेगा जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, एक ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए ओवर दूसरा, है ना। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में मूव करना चाहिए, तब वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। एक एग्जांपल के तौर पर देखें तो व्हेन अ बॉय पुश अ वुडन बॉक्स, अगर एक लड़का एक लकड़ी का बॉक्स को मूव करवाना चाहता है, पुश करता है, उसको धकेलता है। पुश करना मतलब अपने से आगे करना, दूर करना, उसको पुश कहते हैं। जो केप्ट ऑन द फ्लोर पे रखा हुआ एक बॉक्स को वो पुश करता है, मतलब अपने से दूर करना चाहता है।
he experienced an opposite force since the surface of the box and the floor। तो वो मूव करते समय ऐसा उसको फील होता है जैसे कि उस बॉक्स को कोई रोक रहा है आगे बढ़ने से, यानी कि आगे बढ़ने से उसको कोई अपोज कर रहा है। और ये कौन अपोज कर रहा है? तो बॉक्स और फ्लोर का एक दूसरे का सरफेस का कनेक्टेड होना, एक कनेक्शन, तो वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उसको आगे बढ़ने से अपोज कर रहा है। तो दिस फोर्स एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉक्स। आप जिधर से बॉक्स को मूव करवाना चाहते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि आप अपने से दूर करना चाहते हैं, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आपसे दूर यानी कि आपसे आगे की साइड, और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो आपके तरफ होगा। यानी कि वहाँ पे आपका क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू आपका फोर्स अगर हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और अगर आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा हुआ तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक दूसरे से अपोज होता है, उल्टा होता है, तो फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेस। तो इसको बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन, यानी कि दो सरफेस के बीच में, एक तो बॉक्स दूसरा फ्लोर हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज अ मोशन टेकिंग प्लेस। ये फ्रिक्शनल फोर्स तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, यानी कि मूव होने के केस में ये फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होता है। सम ऑफ एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स का जो आप रोजाना देखते हैं, वो है आपका फुटबॉल, जो आप जब उसको किक मारते हैं तो वो कुछ दूर जाने के बाद रेस्ट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। किस कारण से? ड्यू टू ग्राउंड के फ्रिक्शन के कारण। ब्लेड्स ऑफ मूविंग फैन जो होता है, मूविंग फैन, पंखा है ना, वो भी रुक जाती है थोड़ा देर मूव करने के बाद। अगर आप स्विच ऑफ कर दिए तो कुछ देर तक वो जो वेलोसिटी उन्होंने प्राप्त की थी उसके वजह से कुछ देर तक घूमता रहेगा एंड फिर वो क्या होगा? रुक जाएगा। कार ये मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक मारा तो जो व्हील्स हैं, जो चक्के हैं, उसके और जो सड़क है यानी कि जो रोड है उसके बीच में क्या हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड हुआ। वैसे हो तो पहले से रहा था, लेकिन जैसे जैसे आप एक्सेलरेट भी ले रहे थे तो वेलोसिटी बढ़ रही थी, जिसके कारण कि कार में स्पीड थी, लेकिन आपने एक्सेलरेशन कम कर दिया, वेलोसिटी ऑलरेडी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका कार रुक जाएगा। ए बाइसाइकिल स्लो डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। एक साइकिल जब आप चलाते हैं तो पैडल मारना छोड़ देते हैं आप, सपोज दैट कि कुछ टाइम के लिए आप पैडल मारना छोड़ देंगे। तो जब आप पैडल मार रहे थे उससे बाइसाइकिल ने कुछ वेलोसिटी प्राप्त की थी, वेग प्राप्त की थी, तो कुछ दूर तक वो जाएगा। लेकिन फिर जो साइकिल का चक्का है और जो ग्राउंड है उसके बीच में क्या होगा? आप आगे बढ़ना चाह रहे थे और आपके अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लग रहा जो मोशन को अपोज करना चाहता है। तो यहाँ पे एट लास्ट क्या होगा? अगर आप पैडल मारना छोड़ते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा और आपकी बाइसाइकिल स्टॉप रेस्ट में आ जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे बात करते हैं कॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन का कारण क्या होता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो कांटेक्ट में आने में अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, है ना, दूसरा रेस्ट में भी हो, तो भी आपका क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मेन जो बात होती है फ्रिक्शन का वो है कि एक तो जो सरफेस है उसका नेचर मतलब किस तरह का सरफेस है। सरफेस दो तरह का हो सकता है, एक स्मूथ हो सकता है, दूसरा रफ हो सकता है। स्मूथ में बोले तो मिरर का ले सकते हैं आप, और दूसरा अगर आप रफ में बात करेंगे तो वो ग्राउंड है।
तो दो अलग अलग टाइप के सरफेस आपको दिख रहे होंगे, एक तो ग्राउंड वाला जो रफ है, एक मिरर वाला जो स्मूथ है। तो ये हो गया नेचर ऑफ सरफेस। अब बात करते हैं दूसरी फैक्टर की, तो वो है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट का वेट, भार, वजन। वेट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट? तो हम लोग इसको दो तरह से देखते हैं ऑब्जेक्ट को, एक तो उसके मास के हिसाब से, दूसरा वेट के हिसाब से। कुछ बच्चे ऐसे समझते हैं कि वेट और मास दोनों एक ही चीज़ होता है, बट एक्चुअली में मास अलग चीज़ें हैं और वेट अलग चीज़ें हैं। मास जो होती है वो अमाउंट ऑफ मैटर होती है। जैसे आप चीनी लाओगे, 1 kg चीनी है जो आप तौलते हो उसको, इज इट क्लियर? जबकि वेट का अगर हम लोग बात करेंगे तो वेट क्या होता है कि जितने मास है किसी ऑब्जेक्ट के, उसके हिसाब से ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, और खींचने के लिए जो फोर्स अप्लाइड करती है उसको वेट कहा जाता है। सपोज दैट किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, तो उसका क्या वेट भी 10 kg होगा? नहीं, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। वेट का ऐसा यूनिट न्यूटन में बात करते हैं हम लोग। तो वेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का, और वो कौन सा फोर्स होगा? तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण लगा हुआ फोर्स। जैसे आप एक चाबी को ग्राउंड से जैसे ऊपर करते हैं, या कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर करते हैं, और अगर आप अपना फोर्स लगाना, मस्कुलर फोर्स लगाना छोड़ देंगे, तो वो ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेगी। तो खींचने का मतलब क्या है कि वो फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स लगाने मतलब पुल कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है। तो पुश करना और पुल करना तो फोर्स ही कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट को पुल करना मतलब वो फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या है? जो वेट से कनेक्टेड है। तो W इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m, यानी कि मास इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल टू, वेट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है और उसको इंटू करना है एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कॉमनली एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फिक्स है, हर जगह पे फिक्स नहीं है, बट एक्चुअली हम उसको 9.8 न्यूटन लेकर के चलते हैं। 9.8 न्यूटन। तो आपके पास जितने भी मास वाले ऑब्जेक्ट हैं, या जितनी भी अमाउंट में है, 10 kg, 20 kg, 30 kg, तो आप उसको वहाँ पे रखें और उसको मल्टीप्लाई कर दें 9.8 से। तो 10 इंटू 9.8 कर देते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो नीचे वाले 10 यानी कि डिनोमिनेटर वाले 10 से न्यूमरेटर वाला 10 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? 98 न्यूटन। यानी कि वेट उसका कितना हो गया? 98 न्यूटन हो गया। मास था 10 kg, वेट हो गया 98 न्यूटन। तो ऑब्जेक्ट का वेट और सरफेस पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू प्ले व्हेनेवर टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट एंड वन सरफेस मूव और स्लाइड ओवर द अदर। तो फ्रिक्शनल फोर्स तब होती है जब कभी एक सरफेस पर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मूव करे, तो उसका सरफेस है ना, मूव्स करे या स्लाइड करे, तो वो तब उत्पन्न होती है। सरफेस रेगुलर होना चाहिए या इरेगुलर, दो तरह का हो गया। जैसे बताया गया था कि सरफेस होता है वो दो तरह का होता है, एक रेगुलर सरफेस होता है और एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर सरफेस का मतलब हो गया स्मूथ सरफेस, और इरेगुलर सरफेस का मतलब हो गया रफनेस, है ना। रफ सरफेस को इरेगुलर कहेंगे और स्मूथ सरफेस को रेगुलर सरफेस कहेंगे। तो जब ये जो फ्रिक्शन बनेगा वो इरेगुलर के कारण बनेगा, इरेगुलरिटीज यानी कि रफ सरफेस के कारण फ्रिक्शन बनेगा।
मिरर में फ्रिक्शन ना के बराबर, नेग्लिजिबल होता है। तो दीज irregularities can be easily seen if we look at the magnifying image of the surface। ऐसे ऊपर से आपको उसकी रफनेस मान लो ग्राउंड का दिखेगा नहीं, तो आप उसको मैग्नीफाइंग अगर देखना चाहते हैं, मैग्नीफिकेशंस करके उसको जूम करके आप देखेंगे तो आपको उसकी रफनेस दिख जाएगी, है ना, मतलब उसके इरेगुलरिटीज़ आपको दिख जाएंगे। तो ये इरेगुलरिटीज़ जो दिख रहा है तो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी इरेगुलरिटीज़ दिखेगी। तो दोनों का जो मतलब जैसे कि बम्प्स टाइप का होता है, तो वो दोनों एक दूसरे में क्या होता है, फंस जाता है, और फंसने से वो क्या होता है, मोशन का अपोज करने लगता है। जैसे आप एक कॉम्ब देखे होंगे, कंघी, एक कॉम्ब को दूसरे कॉम्ब के साथ अगर हम दोनों का जो टीथ जिसको बोलते हैं उसका एक दूसरे का टीथ को अगर हम रब करें तो आपको नहीं लगेगा कि दोनों का जो टीथ है वो एक दूसरे में फंस गए। इसकी वजह से हम मूव करने में हमको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसको बोला जाता है इंटरलॉकिंग। तो वैसे ही कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऐसे दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस एक दूसरे का सरफेस जो होता है वो इंटरलॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उसको आगे बढ़ने से वो रोकता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई? Therefore, roughness or smoothness of the surface of the object in contact determine the strength of the force of the friction। तो ऑब्जेक्ट का रफनेस या स्मूथनेस है ना, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो उसकी रफनेस या स्मूथनेस आपको डिटरमाइन करेगा, मतलब बताएगा कि कितना फोर्स लगेगा, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, है ना। मतलब आपने दो स्मूथ सरफेस ले लिया तो आप ये मान के चलो कि डायरेक्टली क्या होगा कि फ्रिक्शन का नेग्लिजिबल हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा ही। लेकिन अगर आप एक स्मूथ सरफेस लेते हैं और एक रफ सरफेस लेते हैं तो उसमें थोड़ा चांस है कि थोड़ा बहुत होगा, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत होगा। और अगर आपने दोनों का दोनों ही ले लिया आपने रफनेस, यानी कि सपोज करो कि ऐसा एग्जाम्पल दीजिए सर, तो एग्जाम्पल में एक ईंटा ले लो और दूसरा अपना ग्राउंड ले लो, दोनों क्या है, दोनों का इरेगुलरिटीज़ है। ईंटा देखे हो ना, उसमें तो साफ साफ आपको दिखेगा इरेगुलरिटीज़, है ना, छोटा छोटा ये पार्टिकल्स ग्राउंड के पार्टिकल्स के साथ इंटरलॉक हो गया, तो वो आप मूव करवाओगे तो इंटरलॉक उसको तोड़ना नहीं चाहेगा, जिसकी वजह से आपके फोर्स में अपोजिट मतलब अपोज लगेगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। इज इट क्लियर? वेट फ्लोर जो होता है, मतलब जमीन अगर गीला हो, है ना, पक्का जो रहता है ना, गीला का तो बात ही खत्म है, पक्का रहता है या गीला भी रहे, तो उसमें अगर पानी पड़ा हो, मतलब पानी अगर हो, तो जो सरफेस की जो रफनेस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसके वजह से जब आप उस पर केयरलेसली अगर आप मूव करते हो तो आप उसमें स्लिप कर जाते हो, क्योंकि वहाँ पे जो आप मूव कर रहे हो फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन का एक एडवांटेज ये है कि आपको वॉक करने में मदद करता है, आपके बॉडी का बैलेंस बनाता है। तो बैलेंस तो है ही नहीं, फ्रिक्शन नहीं है, बैलेंस नहीं है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे स्लिप कर जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? एक जो आपका बाइसिकल है या मोटरसाइकिल है, जो भी है, जब आप उसको किसी सरफेस के ऊपर यानी कि सड़क या कहीं भी आप चलाते हो, तो जो टायर का होता है, टायर और जो ग्राउंड है, उन दोनों के बीच में क्या होता है कि इंटरलॉक होता है, जिसकी वजह से वो बार बार ऐसे इंटरलॉक होता है तो आपका साइकिल बैलेंस में रहता है। वहीं पे अगर आप साइकिल लेंगे और एक स्लिपरी मडी, मतलब जो थोड़ा स्लिपरी होगा सरफेस, वहाँ पे आप साइकिल चला पाएंगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे साइकिल का बैलेंस ही नहीं बनेगा। तो इसका साफ मतलब है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसका एक एडवांटेज ये है कि आपको ये वॉक करने में मदद कर रहा है।
अदरवाइज यू कैन स्लिप, आप फिसल सकते हो। आ रही बात समझ में? तो अब यहां पे उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्या प्रॉपर्टीज है? तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट व्हेन यूर एनी टू सरफेस comes in the contact and one surface moves or slide over the other। पहली प्रॉपर्टीज ये है कि फ्रिक्शन तब होगी, फ्रिक्शनल फोर्स तब बनेगी, तब प्रोड्यूस होगी जब कभी एक सरफेस पर दूसरा जो है ऑब्जेक्ट का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा और उसमें से कोई एक मूव कर रहेगा तो उसके मूव को रोकेगा, मतलब वही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अगर एक ही जगह पर रेस्ट में तो उसको ग्रेविटी खींच रही है, जैसे आप मूव करवाना चाहोगे तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड होगा। रेस्ट में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, जब आप उसको मोशन करवाना चाहोगे तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा। समझ में आ रही है बात? दूसरा, अगर हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द मोशन, ये आपके मोशन को हमेशा क्या करेगा? अपोज करेगा, मतलब उसको रोकेगा, यानी कि उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। समझ में आ रही है बात? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगी? आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। इट स्लो डाउन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्टॉप, ये क्या कर सकता है? उस ऑब्जेक्ट का मोशन को रोक सकता है, उसको स्लो करवा सकता है, इवन धीरे धीरे वो स्टॉप भी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। डिफरेंट सॉलिड एक्सपीरियंस डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। अलग अलग जो सॉलिड होती है, एक ईंटा ले लेते हैं, एक बड़ा बॉक्स ले लेते हैं, एक बड़ा चट्टान ले लेते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड है, तो इस पर अलग अलग तरह का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट मास पर डिपेंड करती है ना? तो पत्थर का मास, जो एक चट्टान है उसका मास क्या होगा? एक ईंटा के कंपेरेबल में ज़्यादा होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल एक्सर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चाहे सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें, गैस की बात करें, सभी क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। लेकिन टॉपिक ये है कि सब अलग अलग तरह के करते हैं। सॉलिड्स में कुछ ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, जबकि गैस में बहुत कम होता है, लेकिन होता सब में। फिर तो अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज का बात करेंगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट हीट। फ्रिक्शन क्या करता है? हीट को जनरेट करता है, मतलब उससे गर्मी होगी, हॉटनेस आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो आप क्या करते हो? गर्मी के दिन में क्या करते हो? ठंडा के दिन में क्या करते हो? गर्मी पाने के लिए अपने दोनों हैंड को रब करते हो, है ना? जिससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होती है और आपका हैंड क्या होता है? थोड़ा गर्म होता है। बात समझ में आ रहा है? ये फैन जो लगातार मूव हो रही है ना, अगर इसको हम टच करेंगे तो ये गर्म हमें महसूस होगा, फील होगा। एक मशीन है ना, जो लगातार मैकेनिकल जो मशीन होती है ना, वो अगर लगातार वो घूम रही है तो घूमने की वजह से क्या होगा? यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रही है, तो वो भी क्या होगा? हिट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो जो भी जिस चीज़ में भी ऐसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी? हीट प्रोड्यूस करेगी। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि आप एक बाइसिकल चला रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा दूर तक आप गए, सपोज दैट कि यहाँ से आप स्कूल चले गए, है ना? तो जब आप स्टार्ट किए थे उस समय अपने टायर को छू कर के देखना, उसके सरफेस को थोड़ा कोल्ड लगेगा, है ना, ठंडा रहेगा। लेकिन आप स्कूल पहुँचने के बाद उसको चेक करना,
वो पूरा का पूरा टायर का सरफेस क्या होगा, हीटअप हो चुका होगा, गर्म हो चुका होगा। तो क्यों? क्योंकि वो रोड और टायर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता जा रहा था, जिसकी वजह से वो हीट प्रोड्यूस कर रहा था। समझ में आ रही है बात? तो हैव यू एवर नोटिस्ड दैट व्हेन जो फूड प्रोसेसर होता है ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर ज़्यादा समय तक जो वो वर्क करता है, इट बिकम्स हॉट, है ना। मिक्सी ले लेते हैं हम लोग, ज़्यादा देर तक वो अगर घूमेगा तो उससे क्या होगा, हीट, वो मतलब ज़्यादा वो गर्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द मशीनरीज। तो ये क्यों होता है? तो ये इसके अलग अलग पार्ट्स के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण होती है। तो दूसरा ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि फ्रिक्शन लीड्स टू वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो फ्रिक्शन से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन जो हुआ है वो एनर्जी का ही तो दूसरा रूप है, हीट। तो कुछ उसमें हीट में कन्वर्ट हो गया, कुछ जो एनर्जी थी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या मस्कुलर एनर्जी हो या मैकेनिकल एनर्जी हो, किसी भी तरह का एनर्जी हो, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये वेस्ट ही है, उसका काम क्या है? कोई काम तो है नहीं, तो ये वेस्ट है। तो एक डिसएडवांटेज में इसको ले सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जब हीट करती है तो वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि एक डिसएडवांटेज हो गया। एक एडवांटेज वो था जो हमको वॉक करने में मदद कर रहा था, है ना। माचिस जो जलाते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से जल पाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये डिसएडवांटेज ये है कि वो हीट अप हो जाता है। आप स्लीपर पहनते हो, चप्पल पहनते हो, बार बार घिसा, क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ग्राउंड और चप्पल के बीच में, तो धीरे धीरे थीन होते जाता, पतला। डिसएडवांटेज ये है। मशीन का पार्ट बार बार घूमते 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 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करते 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 उसका एक पार्ट टूट जाता है, डिसएडवांटेज है। हीट अप हो जाता है, फूट जाता है, टूट जाता है, डिसएडवांटेज है। तो फ्रिक्शन कैन आल्सो लीड वियर एंड टीयर, जो चप्पल की बात कर रहे थे हम लोग, स्लीपर की बात कर रहे थे, जूते की बात कर रहे थे, तो वो सब का जो सोल होता है वो ग्राउंड से बार बार फ्रिक्शन करने की वजह से उसका लेयर जो होता है वो थीन होते जाता है, पतला होते जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। ओके।